हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। उस टॉपिक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों, ये क्रोमेटोग्राफी होता क्या है ना। ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये किस लिए यूज़ होता है, और अगर ये किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है तो एंड में हमको मिलता क्या है। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं जब हम लोग क्रोमेटोग्राफी का नाम सुनते हैं। तो ठीक है, तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, जो क्रोमेटोग्राफी है, अगर आप उसको उसके शब्द को तोड़कर समझें तो आपको उसमें दो तरीके के शब्द मिलेंगे। जो पहला है उसका नाम है क्रोमेटो एंड द सेकेंड वन इज़ ग्राफी। तो ये क्रोमेटो और ग्राफी का मतलब क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्रोमेटो का मतलब है, देखिए ये वैसे एक ग्रीक का वर्ड है। तो क्रोमेटो का मतलब होता है, ग्रीक में इसका जो मतलब है ना, वो उसका मतलब होता है कलर। ठीक है, कलर मतलब जैसे आपका रेड हो गया, है ना, येलो हो गया, ये सब। और जो ग्राफी है ना, ग्राफी का जो मतलब होता है उसका है कि कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है या क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है ना, जो या फिर क्रोमेटोग्राफी मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कलर के बेसिस पे, है ना, कलर के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कोई प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, है ना, या हम लोग कोई चीज़ कर रहे थे, उसमें हम लोग को जिस तरीके से या फिर जिस समय जो भी कलर दिखेगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, या फिर उसको हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। यही है बेसिकली क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। तो यहाँ से तो हम लोग को इसका जो वर्ड से है मतलब समझ में आता है कि क्रोमेटोग्राफी है क्या चीज़। मगर अब हम लोग देखें तो हमारे रियल लाइफ में क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्यों इस्तेमाल होती है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है ना, एक टेक्निक है जो कि हमारे लेबोरेटरीज़ में यूज़ की जाती है। बेसिकली केमिकल और बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। इसको हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स, जो हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता क्यों है, इसका इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को सेपरेट करने में, है ना। सेपरेशन में इसका यूज़ होता है। अरे यार, सेपरेशन में इसका यूज़ होता है। ठीक है, सेपरेशन में इसका यूज़ होता है। ये सेपरेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके क्लास में, ये रही आपकी क्लास। ठीक है, इसके अंदर बच्चे भरे हुए हैं खूब सारे, ये रहे बच्चे। तो अब मैंने क्या कहा कि ऐसा करो भाई, इन बच्चों में से इन बच्चों में से नहीं, इन बच्चों को तुम क्लासीफाई कर दो, मतलब इन बच्चों को तुम बांट दो, है ना। तो एक बंदा मुझसे आके बोलता है, सर मैं इनको बांटूँ तो बांटूँ किस किस बेसिस पे इनको मैं बांटूँ, है ना। तो मैंने कहा यार, बेसिस पे बांटना है तो बहुत सारे बेसिस हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं बांटने के। आप इनको इनके जेंडर पे बांट सकते हैं, है ना। आप इनको इनके रिलीजन के बेसिस पे बांट सकते हैं, है ना। आप इनको किन किन चीज़ों पे और बांट सकते हैं, इनके कलर पे बांट सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई। और क्या हो सकता है, और इनको आप इनके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं। आप इनको इनकी हाइट के बेसिस पे भी नाप सकते हैं, सॉरी नाप सकता मैं बता रहा हूँ, बांट सकते हैं। यस। तो इतने सारे टाइप्स भाई मैंने उनको बता दिए कि भाई आप इतने सारे टाइप से आप अपने बच्चों को बांट सकते हैं, तो उन्होंने बांट लिया। ठीक है, मतलब क्या किया उन्होंने सेपरेट किया है ना। अपने क्लास में से कुछ बच्चों को सेपरेट किया कि वो ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं, अलग अलग तरीके से पूरा सेपरेट करके रख दिया। अच्छा, इससे होगा क्या, मान के चलिए कि अगर एक टीचर आया है ना, उसने कहा कि भैया मैं केवल और केवल मेल्स को पढ़ाऊँगा, तो अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई मेल्स को अब छांटना पड़ेगा, मतलब मेल्स को अब अलग करना पड़ेगा क्लास से, क्योंकि वो तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब जो हमारा टीचर होगा वो चुपचाप मेल बच्चों को उठाएगा, निकल लेगा पढ़ाने के लिए। एक हमारे यहाँ टीचर आए,
जिन्होंने कहा मैं केवल और केवल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलीजन वाले बच्चों को ही पढ़ाऊँगा, है ना। बेसिकली मान लीजिए कुछ थे आपके क्रिश्चियंस बच्चे थे, है ना, कुछ क्रिश्चियंस बच्चे थे, उनसे कहा कि नहीं मैं क्रिश्चियंस को अकेले में पढ़ाना चाहता हूँ। बढ़िया है, वो भी हम लोगों ने बांट के रखा है। कुछ टीचर आए, उन्होंने कहा मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड बच्चे हैं वो, है ना, जो चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना। खैर चाहते तो सभी हैं, मगर कुछ ज़्यादा ही चाहते हैं वो। तो उनके लिए भी एक टीचर आए थे, तो वो अपने उन बच्चों को ले गए। इससे हो क्या रहा है, इससे जिसको जो चीज़ चाहिए और उसको उस पर अगर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी तो वो आराम से कर सकता है ना। कुछ बच्चों को मेल्स, कुछ टीचर्स को मेल्स चाहिए थे, आराम से मेल बच्चों को उठाया और चले गए। अब उन पे वो आराम से मेहनत कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कुछ टीचर्स थे जिनको भाई रिलीजन के बेसिस पे पढ़ाना था, तो वो उन पे अपनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब सबके सब अब कायदे से अपने मन मर्जी से मौज मस्ती से पढ़ा रहे हैं। ये तो भाई बहुत अच्छी बात हो गई। तो वही चीज़ अब यहाँ पर भी लागू होती है क्रोमेटोग्राफी में भी, कि जो क्रोमेटोग्राफी है इसका सेपरेशन से क्या लेना देना है। देखिए सेपरेशन से इसीलिए लेना देना है कि अगर कोई भी आपका मिक्सचर है, ये रखो कोई भी मिक्सचर है, ये बना दिया मैंने मिक्सचर है, ये ये देखिए क्या मिक्सचर बनाया है। देखिए मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, ये था ये था ये था ये था, है ना। ये क्या है, ये इसके अंदर पड़े हुए कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, है ना, जो कि साथ में मिलके एक मिक्सचर बना लिए हैं। तो इन मिक्सचर को अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं डीपली एक पर्टिकुलर टाइप के मिक्सचर को एनालाइज करूं, है ना, क्या एक इस मिक्सचर को, मतलब एक एक इस कंपाउंड को उठा के मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करूं, इसके बारे में जानूं, तो यार ये तो बड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि ये तो मिक्सचर है एक तरीके का, और मिक्सचर में तो सारी चीज़ें मिली होती हैं, है ना। एकदम सही बोल रहा हूँ कि मिक्सर के अंदर तो सारे कंपाउंड्स और सारे कंपोनेंट्स वगैरह सब तो मिल ही रखे होते हैं। तो उसमें से निकाल कर कोई चीज़ को अलग से एनालाइज करना तो ये बहुत काफ़ी टफ है। तो यहीं पे हमारी क्रोमेटोग्राफी आती है। वो क्या करती है, वो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि यहाँ पर भाई कौन कौन से टाइप के कंपाउंड हैं। जैसे कि एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये है ना। तो कई सारे कंपाउंड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, मतलब ढूंढ लेते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से। उसके बाद आराम से सेपरेट कर सकते हैं भाई, है ना, सेपरेट कर लिया, अलग से पढ़ लिया उसको, कितना अच्छा काम हुआ। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली है यही चीज़, कि इसमें केवल और केवल जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो जाता है अच्छी तरीके से कंपाउंड्स का, ताकि हम लोग आराम से उसको एक पर्टिकुलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में एनालाइज उसको कर सकें। काफ़ी अच्छा काम हो गया ये तो बस यही है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कितने टाइप के होते हैं क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो जो क्रोमेटोग्राफी है, ये देखिए मैं टाइप्स लिख देता हूँ। मैं टाइप्स लिख देता हूँ। तो पहला टाइप कौन सा है, वैसे मैं आपको सही बताऊँ तो मैं आपको इसमें केवल टीएलसी पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। टीएलसी क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मैं आपको तो वैसे इसमें टीएलसी ही पढ़ाने वाला हूँ, मगर चलिए जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। टीएलसी होता है, एक आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, एक आपका होता है गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, एक आपका कॉलम वाला होता है, एक आपका होता है HPLC। HPLC क्या है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है।
तो और भी हैं, और दो तीन अभी और भी हैं, मगर मैं आपको इस वीडियो में केवल टीएलसी पे फोकस करवाऊंगा कि ये टीएलसी क्या होता है, ये टीएलसी कैसे होता है, एंड में हमको रिजल्ट किस प्रकार से मिलता है, यही केवल हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सो चलिए टीएलसी को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, टीएलसी। ये टीएलसी क्या है? देखिए टीएलसी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जो टीएलसी है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ थिन लेयर के बारे में बात हो रही है। तो हाँ, एकदम बिल्कुल इसमें थिन लेयर के बारे में ही बात होगी, है ना। इसमें जो क्रोमेटोग्राफी है उसका रिलेशन कुछ ना कुछ थिन लेयर से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए जो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसमें कुछ ना कुछ थिन लेयर से रिलेटेड तो है ही है, तभी तो इसका नाम यहाँ पे ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। चलिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ और टर्म्स को समझ जाएं, जैसे कि क्या, जैसे कि स्टेशनरी फेज, और हो गया आपका मोबाइल फेज, और आपका हो गया सैंपल। जो ये स्टेशनरी फेज़, मोबाइल फेज़ और सैंपल है, चलिए सैंपल तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मगर ये मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ अभी तुरंत के तुरंत समझ में ना आए, मगर जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ उतनी अच्छी तरीके से समझ में आते जाएंगे। देखिए, स्टेशनरी फेज़ जो है वो वर्ड से अगर देखें तो उसमें आ रहा है एक स्टेशन, है ना, स्टेशन नाम आ रहा है उसमें बीच में। तो जो स्टेशन होता है, आप देखेंगे जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसमें अगर आप देखें तो क्या स्टेशन जो है वो कहीं जाता है क्या? कहीं नहीं, स्टेशन तो कहीं नहीं जाता, केवल और केवल जो ट्रेन है वही उस पर आती है। मतलब क्या है, स्टेशन का मतलब है फिक्स्ड। जो स्टेशन फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ है जो, उसमें क्या है कि जो आपका फेज़ है ना वो स्टेशनरी है, कहीं हिलता नहीं है, वो एक ही जगह पे वो स्थित रहता है, वो एक ही जगह पे रहता है। और बात करें मोबाइल फेज़ की, तो मोबाइल का मतलब ही होता है जो चीज़ मूव कर सकती है। इसमें जो फेज़ होगा ना वो मूव करेगा, है ना, वो मूव करेगा। तो मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक वर्ड देखिए फेज़ है, हो सकता है इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन हो, मैं आपको समझाता हूँ फेज़ क्या है। ये समझिए, एक बीकर है, इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया है, लीजिए मैंने वाटर को भी बना दिया बढ़िया से, ये देखिए वाटर। ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर आ गई, देखो येलो कलर का ऑयल पूरा, ये ऑयल है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो ये वाटर वाला लेयर है ना, मतलब जो ये वाटर का जो लेयर है इसमें और जो आपका ऑयल का लेयर है उसमें क्या अंतर है कि जो आपका ऑयल है वो इसकी सरफेस पे, वाटर की जो सरफेस है उस पर फ्लोट करता है ना, वो मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोगों को दो फेज़ मिल रहे हैं, एक क्या है ऑयल फेज़ और एक है वाटर फेज़। तो यहाँ से आपको कुछ फेज़ का आइडिया तो लगा ही होगा। अभी भी ना समझ में आया हो तो मैं आपको बताता हूँ आगे। आपको बस केवल क्या करना है, ध्यान से सुनते रहना है और वीडियो को एंड तक देखते रहना है। आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, और एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। देखिए, अब हम लोग समझते हैं ज़रा प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर क्या होता है हमारे टीएलसी का? प्रोसीजर सिंपल ये है कि आपको पहले एक टीएलसी प्लेट लेनी है,
ये टीएलसी प्लेट क्या है? टीएलसी प्लेट एक ग्लास प्लेट है जिसको स्पेशली यूज़ किया जाता है ना? किसमें? टीएलसी मेथड में यूज़ किया जाता है। सिंपल। ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें आपको सैंपल चाहिए। अरे भैया, जिसकी टेस्टिंग करेंगे वो तो चाहिए ही। तीसरी चीज़ क्या चाहिए आपको? टीएलसी प्लेट एक हो चुका है, एक सैंपल हो चुका है। आपको चाहिए क्या? सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट किसका काम करेगा? मोबाइल फेस का काम करेगा। अभी समझाता हूँ कैसे काम करेगा मोबाइल फेस का। चौथी चीज़ क्या चाहिए? ये भी हो गया, सैंपल भी हो गया, सॉल्वेंट भी हो गया। चौथी चीज़ हमें चाहिए, अरे सॉल्यूट थोड़ी ना चाहिए। सॉल्वेंट के बाद हम लोगों को चाहिए स्टेशनरी फेस। ऑफ कोर्स, स्टेशनरी फेस। वो स्टेशनरी फेस क्या होगा टीएलसी में? वो स्टेशनरी फेस टीएलसी में होगा सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल ही होगा जो इसमें हमारा स्टेशनरी फेस का काम करेगा। अब समझते हैं कि ये चीज़ होती कैसे है। देखिए, पहले आपको ना ये टीएलसी प्लेट लेनी है एक। ये रही आपकी टीएलसी प्लेट, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। इस पर हम लोग क्या करते हैं ना, इस पर हम लोग सिलिका जेल का लेयर लगाते हैं, बढ़िया सा। रुकिए मैं लगाता हूँ, अच्छे से लेयर लगाता हूँ। ये रहा आपका सिलिका जेल का लेयर, ये लीजिए सर। ठीक है, ये सिलिका जेल का लेयर है। अच्छा, ये सिलिका जेल का लेयर क्यों लगाया गया है? देखिए, सिलिका जेल का लेयर इसलिए लगाया गया है ना, ये हमारा एक स्टेशनरी फेज़ है। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ का मतलब यही था। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, स्टेशनरी फेज़ की एक पतली सी लेयर बना देते हैं हमारे टीएलसी प्लेट पर, जो कि क्या करता है ना, जो कि एक एड्जॉर्बेंट का काम करता है। देखो, बोल रहा हूँ एड्जॉर्बेंट मगर लिख रहा हूँ एब्जॉर्बेंट। एक एड्जॉर्बेंट का काम करता है। क्या होता है ना उससे, कि जो हमारा सैंपल है ना, वो कहीं वॉश आउट ना हो जाए, है ना, वो वॉश आउट ना हो जाए और प्रॉपर से अपनी जगह रहे। इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सिलिका जेल की लेयरिंग करी जाती है टीएलसी प्लेट पर। ठीक है, चलिए, अगर इसको लेयरिंग बना दिया है हम लोगों ने, अब क्या करते हैं? अब हम लोग केवल और केवल एक सिंपल सीधा काम करते हैं। पेंसिल लेते हैं और लाइन खींचते हैं 1 सेंटीमीटर जस्ट अबव द एंड लाइन। ठीक है ना, एंड लाइन से जस्ट 1 सेंटीमीटर अबव हम लोग लाइन खींच लेते हैं। वहाँ पर हम लोग अपना सैंपल इन द मिडल प्लेस कर देते हैं। सैंपल को प्लेस करने के बाद हम लोग जो हमारा तैयार किया हुआ सॉल्वेंट था ना, सॉल्वेंट जो हम लोगों का था। अच्छा, यहाँ पे बोलेंगे आप लोग सॉल्वेंट कौन सा होगा? देखिए, ये सॉल्वेंट जो है ना, ये डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल किस तरीके का है, क्योंकि उस सैंपल के अंदर ना, उस सैंपल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से ना रिएक्ट करेंगे हमारे सॉल्वेंट से। हमारे सॉल्वेंट से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे, जिससे होगा क्या, कुछ जो होंगे वो थोड़ा पहले वॉश आउट हो जाएंगे, कुछ जो होंगे थोड़ा बाद में वॉश आउट हो जाएंगे, कुछ जो होंगे कहो बहुत एंड में हो, है ना, बहुत एंड में हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या किया था ना, यहाँ पर लोगों ने सॉल्वेंट की प्रिपरेशन कर ली थी पूरी। ये हम लोगों ने पूरी सॉल्वेंट की प्रिपरेशन कर ली है, बना लिया अच्छा सा सॉल्वेंट। अब इसके अंदर हम लोग उठा के डालते हैं भाई अपना टीएलसी प्लेट जो बनाए थे। ये डाला टीएलसी प्लेट हम लोगों ने अंदर। थोड़ा सा पानी ज़्यादा गहरा कर दिया मैंने, सॉरी पानी बता रहा हूँ, सॉल्वेंट थोड़ा ज़्यादा गहरा कर दिया है। ये लीजिए सर। ठीक है, हम लोग डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे, ये देखिए, ये रहा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, है ना, ये रहा पॉइंट। जैसे ही हम लोग उसको उसके अंदर प्लेस करेंगे ना, कैपिलरी एक्शन के कारण, क्या, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन क्या होता है? देखिए, कोई भी मटेरियल जो आपने कहीं किसी लिक्विड में डिप किया हुआ है, वो जब उस मटेरियल के ऊपर चढ़ने लगता है, उसी को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही सेम होगा। कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होगा, जो ये सॉल्वेंट होगा ना,
ये धीमे 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 हमारी टीएलसी प्लेट पे चढ़ना चालू कर देगा, चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, है ना। और एक सर्टेन लेवल तक मान के चलिए यहाँ तक पहुँच जाएगा। रुकिए सही से बना देता हूँ। रुकिए, ये रहा, देखिए एक सर्टेन लेवल तक वो जो सॉल्वेंट था वो पहुंच चुका है ऊपर, ठीक है। अच्छा, जब ये चढ़ रहा था ना तो ये क्या कर रहा था, जो हमारा सैंपल था ना उसके अंदर मान के चलिए अगर बहुत सारे हैं ए बी सी डी, है ना, बहुत सारे तरीके के कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको भी वो साथ साथ वॉश आउट करते हुए ऊपर लेके जा रहा था। हमारे टीएलसी प्लेट पर वो ऊपर की तरफ उनको भी लेके जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो हमारे कंपाउंड्स थे ना, हमारे सैंपल के अंदर जो भी कंपाउंड्स थे वो अलग अलग लेवल तक ऊपर चढ़े और उसके बाद चढ़े नहीं। अच्छा, वो अलग अलग लेवल तक प्लेट के ऊपर चढ़े ही क्यों? देखिए यही तो मैंने आपसे बात बताई थी कि जो यहाँ पर हमारा सैंपल है उसके अंदर अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स हैं, वो सॉल्वेंट से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। उनकी जो एफिनिटी होती है वो सॉल्वेंट से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है ना। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि ज़रूरी नहीं कि जिस सॉल्वेंट से आपका पहला वाला सैंपल जो है रिएक्ट किया है, ज़रूरी नहीं कि वही सेम सैंपल से आपका दूसरा वाला सॉल्वेंट भी, मतलब सेम रिजल्ट्स मिलना बहुत ही वो है, रेयर है ना। क्योंकि अलग अलग तरीके के जो कंपाउंड्स होंगे हमारे सैंपल के अंदर, वो अलग अलग तरीके से सॉल्वेंट से रिएक्ट करेंगे और उतने ही लेवल तक ऊपर भी जाएंगे हमारी टीएलसी प्लेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो इसके अंदर ए बी सी डी था, हो सकता है कि जो ए था वो यहीं तक गया, जो बी था वो यहाँ तक गया है, जो डी है वो यहाँ तक गया है ना, सी यहाँ तक गया है, ये रहा यहाँ तक गया है। अब हम लोग भाई इसको चुपचाप, ये जो है प्लेट, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ड्राई करने के बाद एक यूवी लैम्प होता है ना, यूवी लैम्प होता है, उस यूवी लैम्प के अंदर हम लोग अपनी इस प्लेट को डाल देंगे। क्योंकि देखिए ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर जो ये हमारे कंपाउंड्स हैं सैंपल के वो अलग अलग तरीके से चढ़े हैं, तो इन लोगों को देखना उतना आसान तो है नहीं। तो इनको यूवी लैम्प के अंदर डालते हैं, उसकी जो रेज़ होती हैं, है ना, वो हमारी टीएलसी प्लेट पे पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे कंपाउंड्स थे वो साफ साफ तरीके से विजिबल हो जाते हैं, साफ साफ तरीके से वो विजिबल हो जाते हैं। चलिए ये भी हम लोगों को समझ में आ गया, विजिबल हो गए हैं वो, अब साफ साफ वो दिख भी रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है आरएफ वैल्यू की। ये आरएफ वैल्यू भी टीएलसी मेथड में निकाला ही जाता है। इसका काम क्या होता है, इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा जो कंपाउंड था, है ना, जो कंपाउंड था सैंपल के अंदर, जो पहले देखिए सैंपल था, सैंपल के अंदर क्या था, कंपाउंड से डिफरेंट टाइप के, तो वो डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड हैं उनका, तो जो ये सैंपल था ना, ये सैंपल के अंदर कंपाउंड थे, है ना। तो जो ये कंपाउंड्स थे ये हमारे जो, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ सही से दिखा दिखा के। ये जो आपके कंपाउंड्स थे ना, और जो ये आपका सॉल्वेंट है, ये रहा सॉल्वेंट, यहाँ तक पहुँचा है, ये सॉल्वेंट हमारा यहाँ तक पहुँचा है, और ये हमारे कंपाउंड है। कितना, ये जो हमारे सैंपल हैं, सॉरी जो हमारे कंपाउंड हैं, इनका रिलेशन क्या है, या फिर ये कितना दूर गए हैं, है ना, ये कितना ऊपर तक चढ़े हैं टीएलसी प्लेट के रिलेशन में, किसके, सॉल्वेंट के रिलेशन में, है ना। सॉल्वेंट के रिलेशन में ये टीएलसी प्लेट पे कितना ऊपर तक चढ़े हैं, ये हम लोगों को आरएफ वैल्यू के द्वारा पता चलता है। अच्छा, ये आरएफ वैल्यू को निकाला कैसे जाता है? आरएफ वैल्यू का एक सिंपल सीधा सा फंडा है, जैसे कि क्या, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपाउंड। ये तो हम लोगों को इसका बेसिक फार्मूला समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ।
मान के चलिए जो आपका कंपाउंड था वो ट्रैवल किया है 2 सेंटीमीटर, और जो आपका सॉल्वेंट है वो ट्रैवल किया है 3 सेंटीमीटर। तो क्या निकल के आर एफ वैल्यू 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे एंड आपका आर एफ वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आपका टीएलसी मेथड। अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग ये ज़रूर जानेंगे कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, और बाकी की जितनी भी क्रोमेटोग्राफीज़ हैं उनको भी कवर करेंगे एक एक वीडियो के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।